दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है आर्थिक वृद्धि मॉडल, वृद्धि एवं वितरण, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 1950-60 के दशकों में आय समानता और वृद्धि पर विचार कुजनेट्स ने यू आकृति वक्र द्वारा प्रभावित किया। विकसित देशों के अनुभव पर कुजनेट्स ने सुझाव दिया कि ऐतिहासिक तौर से पहले आय बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और फिर उस देश जब देश निम्न स्तर से विकसित होते हैं तो असमानताएं कम होने की प्रवृत्ति होती है, और तब यह माना गया कि विकास की प्रारंभिक प्रावस्थाओं में आय के वितरण में अधिक असमानताओं का आर्थिक वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव होता है और विकास की गति बढ़ने के साथ साथ इसके लाभ दीर्घकाल में अपने आप रिस कर निम्न आय वर्ग को प्राप्त होते हैं। अतः विचार इस बात पर बल देता है कि आय वितरण को छुए बिना पूंजी निर्माण आधारित संरचना और अर्थव्यवस्था की उत्पादकीय क्षमता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को अधिकतम किया जा सकता है। पाश्चात्य आर्थिक विचारक धारा के अनुसार आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य आय वितरण से संगति नहीं रखते। आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को अधिकतम बनाने पर बल देती है और आय की वितरण को बिल्कुल छोड़ देती है। प्रोफेसर लुईस द्वारा दिया गया रूपक प्रयोग किया गया जाए तो यह ऐसा है जैसे आर्थिक वृद्धि के घोड़े की सवारी करना और आर्थिक समानता के विकास के घोड़े को उसके अपने हाल पर छोड़ देना। 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड, 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप और 20वीं शताब्दी के जापान का यही अनुभव रहा, जहां धन तथा आय की असमानताओं से धनी वर्गों की बचतें बढ़ी, जिन्होंने उन बचतों को उत्पादक निवेशों के लिए प्रयोग किया। क्लासिकल अर्थशास्त्री भी आय असमानता के पक्षधर थे। उनके अनुसार आय समानता से बचतों में कमी होती है। आय समानता से अभिप्राय है कि श्रम वर्गों को अधिक आय प्राप्त हो और उनके उपभोग में वृद्धि हो। इससे आगे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है जो वृद्धि के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। इसलिए क्लासिकी अर्थशास्त्री यह विश्वास रखते थे कि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए आय समानताएं आवश्यक है, परंतु मार्क्स का विचार इसके विपरीत था। उसके अनुसार आय असमानता पूंजीवाद का विनाश लाएगी। उसका यह तर्क था कि आय असमानता का अर्थ है गरीबों के लिए कम उपभोग। इससे वस्तुओं के भंडार बिक न पाएंगे और आगे उत्पादन बंद हो जाएगा। इस प्रकार संचयी अति उत्पादन और अल्प उपभोग होगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन गतिहीनता की ओर अग्रसर होगी। परंतु कीन्स ने आर्थिक वृद्धि को कायम रखने के लिए आय समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो समाज आय और धन की समानताओं के कारण अधिक बचाता है वह दीर्घकालीन गतिहीनता लाता है, क्योंकि असमानताएं उसकी उपभोग क्षमता कम कर देंगी और मांग में कमी लाएगी। अंततः इससे उत्पादन में गिरावट आएगी और आर्थिक क्रिया धीमी हो जाएगी। इसलिए कीन्स आय समानता के पक्षधर थे जो गुणक प्रभाव द्वारा आर्थिक वृद्धि को कायम रख सकती थी। कीन्सोपरांत अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर कुरिहारा ने कीन्स के विचार को आगे बढ़ाया। कीन्स ये मानते थे कि उपभोग को बढ़ाना बचत का विकल्प है, परंतु कुरिहारा यह दर्शाते हैं कि वे पूरक हैं। जब आय में असमानता होती है तो इससे अत्यधिक किफायत होती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के कम होने से निवेश की प्रेरणा में गिरावट आती है। आर्थिक वृद्धि बचत और उपभोग की दोनों शक्तियों को संतुलित करने की अपेक्षा रखती है, जो एक उच्च मजदूरी, कम लाभ अर्थव्यवस्था और निवेश मुक्त समाज में संभव है। प्रोफेसर लुईस का मत मुख्य समर्थक है।
उसने इस प्रक्रिया का विश्लेषण किया और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड, 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप और 20वीं शताब्दी के आरंभ में जापान में आय की असमानताओं द्वारा आर्थिक वृद्धि की गई। उसने इसे अल्प विकसित देशों के लिए सुझाया। लुईस का कहना है कि ऐच्छिक बचतें केवल वही राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण बड़ा भाग बनती है जहाँ आय वितरण की असमानता ऐसी हो कि लाभ राष्ट्रीय आय का सापेक्षतया बड़ा भाग हो। जब वृद्धि हो रही हो तो परंपरागत क्षेत्र की अपेक्षा आधुनिक क्षेत्र अधिक तेजी से वृद्धि करता है और राष्ट्रीय आय से लाभ का सापेक्ष भाग बढ़ जाता है। इससे आय की असमानताएं बढ़ने लगती है। पर दीर्घकाल में जब सब प्रकार के रोजगार के सुअवसर बढ़ते हैं तो परंपरागत क्षेत्र भी विकसित होता है, तो आय का वितरण स्थिर हो जाता है। परंतु यह स्वतः चालित प्रक्रिया है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अतिरिक्त परिणाम मात्र है। लुईस का मत है कि अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी क्षेत्र का जानबूझकर विस्तार कर राष्ट्रीय आय के लाभ का भाग बढ़ाया जाए। इससे के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि लोग अनर्जित आय पर विशेष रूप से भूमि लगान पर निर्भर करते हैं, उन पर भारी कर लगाए जाएं और वह आय पूंजीवादियों को दे दी जाए जो लाभ पर निर्वाह करते हैं। आर्थिक वृद्धि और आय के वितरण पर जो कुजनेट्स की अवधारणा है, कुजनेट्स प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिसने इस समस्या का आनुभविक अध्ययन किया। उसने निरीक्षण किया कि आर्थिक वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में सापेक्ष आय से असमानता बढ़ती है, कुछ समय के लिए स्थिर होती है और उसके बाद की अवस्थाओं में कम हो जाती है। इसे आय वितरण की विपरीत यू आकार की परिकल्पना, इन्वर्टेड यू शेप्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। हम तालिका के द्वारा भी इस चीज़ को देख सकते हैं, जहाँ विभिन्न देशों की आय असमानता 1950 के आसपास दर्शाई गई है। ऊपर तालिका से हमें पता चलता है कि एलडीसीज में दरिद्रतम 60% आबादी का 30% और उससे कम भाग प्राप्त थे, जबकि डीसी डेवलपमेंट कंट्रीज में वे राष्ट्रीय आय का 30% से अधिक भाग प्राप्त करते थे। जहां तक एलडीसीज में धनाढ्यतम 20% की बात है, वे 50% और उससे अधिक राष्ट्रीय आय प्राप्त करते थे और डीसीज में वे 45% उससे कम थे। तो कुजनेट्स का जो निष्कर्ष है वो इस बात पर पहुंचा कि आय का वितरण का आकार डीसीज की अपेक्षा एलडीसीज में अधिक असमान था। यह एलडीसीज में ऊंचा और डीसीज में नीचा है। अपने 1963 के अध्ययन में कुजनेट्स ने अपनी विपरीत यू आकार उपकल्पना विकसित की, जिसके लिए उसे 18 देशों के आंकड़े आय के आकार वितरण के लिए उसके आधार पर उसने एलडीसीज और डीसीज के विभिन्न लोरेंज वक्र निर्मित किए और उनके गिनी गुणांक निकाले। डीसीज के लिए गुणांक 0.37 और एलडीसीज के लिए 0.44 था। इससे कुजनेट्स ने यह दर्शाया कि डीसीज की अपेक्षा एलडीसीज में आय असमानताएं अधिक थी। इनकी व्याख्या चित्र द्वारा भी की गई है, जहाँ 45 डिग्री की सरल रेखा ओडी समान आय वितरण की रेखा है। उस रेखा के पास दाईं ओर गहरी रेखा डीसीज का लोरेंज वक्र है और उसके दाईं ओर बिंदुकित रेखा एलडीसीज के लोरेंज वक्र को दर्शाती है। परंतु लोरेंज वक्र की अपेक्षा आय वितरण की गिनी गुणांक आय समानता की कोटि डिग्री का श्रेष्ठ माप है। यह 0 पूर्णतः समानता से 1 पूर्णतः असमानता के बीच परिवर्तित करता है। जितना अधिक गुणांक होगा उतनी ही अधिक असमानता होगी। गिनी गुणांक को चित्र 6.2 में क्षेत्र द्वारा दर्शाया
गया है। ये गिनी गुणांक है। अब देखते हैं कि विकास के साथ असमानता में जो वृद्धि होती है उसके कारण क्या है। ऐसे बहुत से कारक हैं जो एलडीसीज में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में सापेक्ष आय असमानता बढ़ाते हैं। एलडीसीज में भौगोलिक, सामाजिक, वित्तीय और प्रौद्योगिकी द्वैतवाद पाए जाते हैं। जब परंपरागत कृषि समाज में आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यह आय वितरण में असमानताएं बढ़ाती है। संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जो रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, नए संसाधनों का प्रयोग करते हैं और प्रौद्योगिकी में सुधार लाते हैं। इन सब के से औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। शहरी क्षेत्रों में वर्करों, मैनेजरों, उद्यमियों आदि की आमदनी में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसके कारण निर्वाह योग्य कृषि, त्रुटिपूर्ण भूमि पट्टा प्रणाली और ग्रामीण पिछड़ापन देखने को मिलते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी गहन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल वर्गों को खपाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्करों की ऊंची आय होती है, मालिक अधिक लाभ कमाते हैं। इस प्रकार आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र ग्रामीण निर्वाह क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में आय और लाभ का सापेक्ष हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बढ़ता है। ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण अनपढ़ और अप्रशिक्षित लोगों को शहरों में लाभ कर रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करता। इससे उसमें से अधिकतर फल, सब्जियां, समाचार पत्र आदि बेचने वाले, कार साफ करने वाले, वेटर, स्कूली, छोटे दुकानदार, सहायक, घरेलू नौकर आदि बन जाते हैं। ऐसे सभी लोग अल्प रोजगार युक्त होते हैं और उनकी आमदनी काफ़ी कम होती है। जब विकास की प्रारंभिक अवस्था में शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण होता है तो कुछ भूमिपति भी इन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाते हैं। वे अपनी शहरी संपत्ति, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। ऐसे निवेश उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से अधिक आय प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नति और वित्तीय सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से उद्यमियों की एक नई श्रेणी उभरती है जो व्यवसाय, व्यापार और विनिर्माण में विविधीकरण करती है। परिणाम स्वरूप उसमें कार्यरत व्यक्तियों की आमदनी और लाभ बढ़ते हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटनों का झुकाव शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ी जाती है और वहाँ छिपी हुई बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति कम आय पाई जाती है। राजनीतिक कारणों से एलडीसीज में सरकारें आय और धन पर संकेंद्रण कम करने के लिए भूमि सुधार तथा अन्य आर्थिक उपायों से संबद्ध कानून पास करने और उन्हें लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ आती है। परिणाम स्वरूप आय असमानताएं में वृद्धि होती है। फिर ऐसी सरकारें वित्तीय तौर पर कमज़ोर होती हैं और वे निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर व्यय करने में असमर्थ होती हैं। ऐसे उपाय गरीबी को कम करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, ये सरकारें बचत, निवेश और पूंजी निर्माण बढ़ाने हेतु आय और लाभ पर भारी कर भी नहीं लगाती हैं। और सर्वोपरि एलडीसीज में जनसंख्या की वृद्धि दर लोगों की निरपेक्ष संख्या को परिणामतः सापेक्ष असमानता की ओर बढ़ाती हैं। विकास के साथ साथ असमानता में कमी के कारण क्या है? कुजनेट्स आय वितरण की असमानता में कमी के दो कारण बताते हैं। प्रथम, जब कोई देश विकास की बाद की अवस्थाओं में आय के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तब उच्च स्तर प्राप्त व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है क्योंकि उनका संपत्ति से प्राप्त आय का हिस्सा कम हो जाता है। दूसरे, जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, उत्तराधिकारी और आय कराधान, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता से संबंधित व्यक्तियों अथवा समस्त वर्गों के लिए निर्णय लेती है तो निम्नतम आय ग्रुपों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। जो विकास होता जाता है वह
औद्योगिक क्षेत्र में संचयी प्रसार की एक श्रृंखला चालू कर देता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाती है। ये आगे ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों की वस्तुओं तथा कृषि पदार्थों की मांग में वृद्धि करता है, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। इन्हें हर्षमैन विकास के नीचे की ओर रिसने वाले प्रभाव, ट्रिकल डाउन इफेक्ट और मिडल प्रसरण प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी या समुद्र पार से बीची गई धनराशि के कारण भी देहाती आय बढ़ती है। देहात में रहने वाले जो लोग शहरों या विदेशों में रहते हैं, अपने घर वालों को अधिक धनराशि प्रेषित करते हैं। सर्वोपरि विकास के साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करती है।